Assalamu alaikum respected doctors, welcome to my YouTube channel MBBS and BDS lectures। आज का जो वीडियो नंबर है हमारे YouTube चैनल पर वो है 401। मतलब 400 और भी इसी तरह के वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है, डिफरेंट ईयर्स के और डिफरेंट सब्जेक्ट के और डिफरेंट चैप्टर्स के। आज की जो वीडियो है हमारी वो है ऑपरेटिव या कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री से रिलेटेड। अब ये जो सामने प्लेलिस्ट है इसमें जो फाइनल ईयर की जो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री है उसकी जो कंपोजिट का चैप्टर है उसमें दो वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है बनाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली वीडियो में कंपोजिट की कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन, पॉलीमराइजेशन, श्रिंकेज, कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर ये एक्सप्लेन किया है। दूसरे वीडियो में जो है जो 15 मिनट की वीडियो है उसमें कंपोजिट की क्यूरिंग किस तरह करते हैं, उसकी जो है क्लिनिकल स्टेप्स क्या है और उसके बाद जब मतलब हम कंपोजिट की फिलिंग करते हैं इंडिकेशन क्या है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये पूरा एक्सप्लेन हुआ है। अब आज की जो तीसरी वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 3 और क्लास 4 कंपोजिट के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी जो क्लास 3 और क्लास 4 कैविटीज़ में जो कंपोजिट यूज़ होता है। क्लास 3 कैविटी क्या है कि हमारी जो इंटीरियर टीथ हैं उसकी जो प्रॉक्सिमल सरफेस पर जो कैविटी है वो क्लास 3 है, और क्लास 4 क्या है, हमारे इंटीरियर टीथ की जो प्रॉक्सिमल सरफेस पे कैविटी प्लस इंसाइजल एज भी इन्वॉल्व हो तो क्लास 4। अब इसमें जो है हम जो है मेनली कंपोजिट यूज़ करते हैं। जो पोस्टीरियर क्लास 1 और क्लास 2 में उसमें मेनली हम अमलगम यूज़ करते हैं। तो अब जो है सर की जो रिकॉर्डिंग है इसकी क्लास 3 और क्लास 4 कैविटीज़ में जो कंपोजिट यूज़ होता है इसकी दो रिकॉर्डिंग है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2 है। पार्ट 2 इस वीडियो में हम कवर करेंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो है बनाऊंगा। तो क्लास 3 और क्लास 4 कंपोजिट की कैविटीज़ में जो कंपोजिट यूज़ होता है उसकी रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं। क्लास 3 एंड 4 डायरेक्ट कंपोजिट रेस्टोरेशन वाला चैप्टर है ये। तो बेसिकली जो कंपोजिट है वो होती ही इन्हीं के लिए, क्लास 3 और 4 के लिए, क्योंकि दोनों में आपको स्टैटिक डिज़ायर्ड होती है। इंडिकेशन क्या है कि यहाँ तो कोई आपका क्राउन फ्रैक्चर हो गया है इस एरिया में प्रॉक्सिमल सरफेस से, यहाँ पे इंसाइजल एज, यहाँ पे के लाइन की कोई स्लोप डैमेज हो गया, उसको रिस्टोर करना है तो तब आप ये करेंगे। दूसरी ये है कि यहाँ पे कोई केरियस लीजन प्रेजेंट थी तो आपने उसको रिमूव करना केरियस को और वहाँ पे रिस्टोर कर देना कंपोजिट से। कंट्राइंडिकेशन, एक ही कंट्राइंडिकेशन है कंपोजिट की मेनली, वो ये है कि आइसोलेशन जहाँ पे नहीं हो सकती। तो क्लास 3 और क्लास 4 में जहाँ पे आइसोलेशन ना हो सके वहाँ पे आप इसको नहीं करते। अब आ जाती है क्लास 3 को प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहला उसमें आ जाते हैं इनिशियल क्लिनिकल प्रोसीजर। सबसे पहले एनेस्थीसिया, सबसे पहले आ जाता है हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, एवेलुएशन। आपने टूथ को देख लिया, क्लास 3 है, आपने रिस्टोर करना है कंपोजिट से, आपका डायग्नोसिस बन गया। उसके बाद आपने उसको एनेस्थीसिया देना है। एनेस्थीसिया से क्या होता है, आपका सलाइवा कम फ्लो होता है, ठीक है, पेशेंट कंफर्ट इम्प्रूव हो जाती है। सलाइवा कम होगा तो आपकी आइसोलेशन बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आपने देखना है कि इंसाइजल एजेस को देख लें कि उसका क्लूजल एडजस्टमेंट, उसकी असेसमेंट कर लें कि आप किस तरह से कंपोजिट को कंटूर करेंगे तो सही रहेगी। देन उसके बाद आ जाती है कि आपने कंपोजिट का शेड सिलेक्ट करना है पहले ही। उसको करने का मेथड यही है कि आप, बेस्ट मेथड तो ये है, थोड़ा सा कंपोजिट लें, टूथ पे लगा के उसको क्योर कर लें तो आपको पता लग जाएगा शेड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, वरना आप कोई शेड गाइड यूज़ कर सकते हैं। एंड देन लास्टली जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फीचर है वो आइसोलेशन। आइसोलेशन के लिए आप रबर डैम्प दें, प्रॉक्सिमल सरफेस है तो वहाँ पे वेज इंसर्ट करें तो उससे आपका प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट सही तरह से आ जाएगा। अब आपने करनी है टूथ को प्रिपेयर, ठीक है। तो पहले इनिशियल क्लिनिकल प्रोसीजर हो गए, अब आपने टूथ को प्रिपेयर करना है। टूथ प्रिपरेशन में
सबसे पहले आ जाता है कि किस तरफ से आपने उसको प्रिपेयर करना है। तो उसमें दो अप्रोचेज हैं, या तो लिंगुअल अप्रोच है या फेशियल अप्रोच है। मोस्टली कोशिश ही होती है कि हम लिंगुअल अप्रोच को फॉलो करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि लिंगुअल साइड से जब आप करेंगे तो आप जो फेशियल एनामल है उसको प्रिजर्व कर सकेंगे और आपकी एस्थेटिक्स बेहतर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल ही रहती है। तो लिंगुअल अप्रोच आपकी अप्रोच ऑफ चॉइस है, करनी ही ये है, कोशिश करनी है यही हो। इसकी इंडिकेशन क्या है कि आपकी फेशियल एनामल बच जाती है। ठीक है, शेड आप थोड़ा सा क्या कहते हैं उसमें थोड़ी, अगर A2 लगना था तो आप A3 भी लगा दो तो चल जाएगा, क्योंकि लिंगुअली या नज़र तो आएगी नहीं। असल तो चीज़ है कि फेशियली एस्थेटिकली वो सही लगेगा। ठीक है, देन क्या कहते हैं, अगर इन केस आपकी रेस्टोरेशन है, उसको उसके अंदर प्लाक अकोमोलेट हो गया, आपसे जो सरफेस है उसका सही नहीं बना, तो वो लिंगुअल साइड पे है, लिंगुअल साइड पे नज़र नहीं आ रही, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा एस्थेटिकली। कंट्राइंडिकेशन क्या है कि ऐसी छोटी सी लीजन हो जो कि फेशियल साइड पे हो। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि वो उसको लिंगुअल साइड से शो करके सारी के सारा टॉप स्ट्रक्चर ही उड़ा दोगे। तो कोशिश करते हैं कि कंजर्वेटिव प्रिपरेशन की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉप स्ट्रक्चर को बचाया जाए। तो इसलिए आपने ऐसे केसेस में जिसमें स्मॉल केरियस लीजन हो और वो फेशियल साइड पे हो, और अगर आप उसको लिंगुअली अप्रोच करते हो तो ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर लॉस होने का खतरा हो, तो आपने उसको नहीं करना लिंगुअल अप्रोच से। दूसरी कंट्रा इंडिकेशन है कि अगर आपके टीथ मैल लाइंड हैं, ठीक है, लिंगुअल अप्रोच फिजिबल नहीं है आपके लिए, या आप लिंगुअल अप्रोच करेंगे तो आप साथ वाले दांतों को भी शायद कर दें उसके, या फिर आप सही तरह से उसमें आपकी कन्वीनियंस फॉर्म नहीं आ रही, तो उस सूरत में आपने उसको नहीं करनी लिंगुअल अप्रोच। देन आ जाती है फेशियल अप्रोच। फेशियल अप्रोच कब कब करनी है? फेशियल अप्रोच हमेशा तब करनी है जब लिंगुअल अप्रोच नहीं हो सकती। पहली तो इंडिकेशन ये है। ठीक है, दूसरी के जो आपका लीजन है वो फेशियल ही है, ठीक है, छोटा है, और लिंगुअल साइड बिल्कुल ठीक है, फेशियल साइड पे छोटी सी लीजन है, तो आप उसको फेशियल ही करोगे। उसके बाद आ जाती है इंडिकेशन कि आपके मैलोलाइन टीथ हैं, उस सूरत में आपने करनी है, क्योंकि अगर आप उसको लिंगुअली करोगे तो आपका ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर लॉस होगा, जो कि आप नहीं चाहते। दैन उसके बाद किसी बंदा है, उसने पहले की रेस्टोरेशन की और उसने फेशियली की थी, तो आपने उसको फेशियली ही करना है, उसको लिंगुअली नहीं करना। उसकी जो उसने पहले कर दी थी उसको रिमूव करके वहाँ पे आपने दोबारा से रेस्टोरेशन को प्लेस कर देना है आफ्टर प्रिपेयरिंग द कैविटी। देन तो पहली चीज होगी टूथ प्रिपरेशन में कि आपने लिंगुअल और फेशियल अप्रोच। दूसरा पॉइंट आ जाता है आउटलाइन फॉर्म। जो आउटलाइन फॉर्म है, इसके अंदर बेसिकली आउटलाइन फॉर्म आपकी केरीज को फॉलो करती है। जैसी केरीज होगी उस तरह की आपकी आउटलाइन फॉर्म होगी, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपने जो आपने यूज कर सकते हो डायमंड बार या फिर राउंड कार्बाइड बार, इससे आपने एंट्री लेनी है, ठीक है, इनटू द लीजन। जो आपका बार है उसको परपेंडिकुलर रखना है टू द एनामल सरफेस। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया कि उसको परपेंडिकुलर रखना है टू द एनामल सरफेस। ठीक है, जो आपका एडजेसेंट टूथ है उसके बिल्कुल क्लोजली जाना है, लेकिन उसको टच नहीं करना। ठीक है, और इंसिजो जिंजिवल, ठीक है, यानी इंसाइजो जिंजिवल यानी नीचे की तरफ थोड़ी सी उसको ऐसे कर्व दे के आपने उसके अंदर इसका पॉइंट ऑफ एंट्री बनाना है। तो पहला पॉइंट हो गया कि बार परपेंडिकुलर होना चाहिए एनामल सरफेस से। ठीक है, आपकी जो एंट्री है, ठीक है, क्लोज टू द एडजेसेंट टूथ बट नॉट टचिंग इट, एंड एट द इंसिजो जिंजिवल लेवल ऑफ द केरीज। जहाँ पे केरीज है उसके इंसिजो जिंजिवल लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी है साथ वाले टूथ को नहीं करना। देन क्या काम नहीं करने कि आपने सारे के सारे प्रॉक्सिबल एरिया को नहीं अपने उड़ा देना, जिधर जिधर केरीज है वहीं तक रहना है। ठीक है, फेशियल सरफेस तक नहीं जाना अनलेस फेशियल सरफेस पे केरीज हो। ठीक है, और सब जिंजिवली भी नहीं जाना।
ठीक है, कि अगर सब जिंजिवल आप मतलब जज्बात में आके चले गए हो तो आप सब जिंजिवल चले गए हो तो नहीं जाना वहाँ तक। अब ये हो गए मेन पॉइंट्स। उसके बाद आपने क्या कहते हैं आउटलाइन फॉर्म के बाद इनिशियल टूथ प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप उसका पॉइंट ऑफ एंट्री कर लोगे थोड़ी थोड़ी उसकी जो कहते हैं कनकेव डिज़ाइन बनाना है। कनकेव मतलब कि जैसे कनकेव लेंस का भी पता होगा कि वो अंदर से हॉलो होता है और बाहर की तरफ कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, तो उस तरह का आपने डिज़ाइन बनाना है। आपकी जो डेप्थ है, ठीक है, वो 0.2 mm इंटू 10 होनी चाहिए। ठीक है, जो इनिशियल डेप्थ आप लेते हो 0.2 mm इंटू 10। उसके बाद क्या कहते हैं आपका होना चाहिए आपका वो केवो सरफेस मार्जिन। ठीक है, तो ये आपके इनिशियल टूथ प्रिपरेशन में आ जाएगा। पहला कि कनकेव्ड प्रिपरेशन हो या स्कूप्ड। ठीक है, जैसे स्कूप होता है ना, आइसक्रीम स्कूप, अंदर से वो सारा खाली होता है, बाहर से राउंडिंग सा, तो वो इसी तरह की प्रिपरेशन बनेगी आपकी। ठीक है, स्कूप्ड और कनकेव प्रिपरेशन 0.2 mm इंटू 10 आपकी होनी चाहिए इनिशियल जो डेप्थ है। ठीक है, और केवो सरफेस मार्जिन 90 डिग्रीज का होना चाहिए। ये होगी आपकी इनिशियल टूथ प्रिपरेशन। उसके बाद आ जाती है फाइनल टूथ प्रिपरेशन। उसमें आप क्या करते हो कि आप सबसे पहले इन्फेक्टेड डेंटिन को रिमूव करते हो। जो जो आपको डेंटिन लगता है कि ये केरियस है, ठीक है, आप उसको स्पून एक्सकेवेटर से, ठीक है, या फिर आप लो स्पीड राउंड बार से उसको रिमूव कर देते हो। दूसरा पॉइंट आ जाता है आप पल्प को प्रोटेक्ट करते हो। पल्प को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लाइनर या बेस दे सकते हो। बेस आप देते हो रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयोनोमर सीमेंट की, और अगर लाइनर देना है तो दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आ जाती है बेवलिंग। बेवलिंग बेसिकली होती है कि आप जो उसके मार्जिन है ना उसको 45 डिग्री का एंगल दे देते हो टुवर्ड्स द प्रिपरेशन। यानी एक राउंड स्मॉल फ्लेम पर लेना है, ठीक है, और उसके मार्जिन के अराउंड उसको ना आपने थोड़ा सा टिल्ट करके 45 डिग्रीज पे उसको फेर देना है। ठीक है, उसको वहाँ पे मूव करना है। उससे क्या होगा कि आपको 45 डिग्री का बेवल आ जाएगा। ठीक है, और उस बेवल की विड्थ होनी चाहिए 0.5 to 2 mm। ये एक MCQ पॉइंट है। ठीक है, देन उसके बाद आप देख लेते हो कि किसी किस्म की कोई पुरानी रेस्टोरेशन वहाँ पे मौजूद तो नहीं है। अगर है तो अगर अमलगम है, ठीक है, उसको रिमूव कर दो। ठीक है, जहाँ पे उस मटेरियल के अंडर आपने देखा है कि वहाँ पे आपको मिल रही है केरीज प्रेजेंट है, तो उस ओल्ड मटेरियल को रिमूव करना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। देन उसके बाद आ जाता है कि जो टूथ था आपका वो सिम्टोमेटिक था। ठीक है, तो अगर सिम्टोमेटिक टूथ होगा तो उसको उसमें तो आपने उसकी पुरानी जो रेस्टोरेशन है उसको रिमूव करना ही करना है।